कर रहे थे, तो उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर कहते किसे हैं। हम काफ़ी 2 लेक्चरों से बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, बट अभी तक हमने ये नहीं डिसाइड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहते किसको है। तो उसी चीज़ को अगर हम कहें तो किसी भी देश की, जैसे हमारे यहाँ RBI सेंट्रल बैंक है, वैसे हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। और ये सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपने देश की जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करती है। और ना सिर्फ मनी सप्लाई को, बल्कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं उसको ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही होती है। और यही कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो मनी सप्लाई को हो, चाहे इंटरेस्ट रेट को इसको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, इसको ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अब इसको करते किस लिए हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इन्फ्लेशन वगैरह जैसी समस्या आती है, सेविंग की समस्या होती है, इन्वेस्टमेंट की, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इन सभी में इसका रोल रहता है। ये इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेशन जैसे सभी वेरिएबल्स में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में। और RBI अगर हम कहें हमारे देश के समक्ष में, और अगर हम दूसरे देशों के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती हैं उनका ये कार्य होता है कि इस मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को वो कंट्रोल करें, मैनेज करें। चलिए ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कहते किसे हैं। ठीक, अब लास्ट अपने जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को देखा था, और देखा था कि ये हमेशा 1/CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मनी मल्टीप्लायर को हमने देखा था कि किस तरीके से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती रहती थी, और ये हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1 वैल्यू होती है। हमने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को कवर कर लिया है। आइए आगे देखते हैं कि मनी सप्लाई को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया जाता है, क्या RBI का उसमें रोल होता है, ये सारी चीज़ों को आज हम देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने बात किया तो हमारे यहाँ सरकारें बनती हैं, केंद्र में सरकारें बनती हैं, राज्य में सरकारें बनती हैं। तो अगर हम केंद्र सरकार की जैसे बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे मोदी साहब की सरकार है, इससे पहले हमारे मनमोहन साहब की सरकार हुआ करती थी। तो चाहे जो भी सरकार रही हो, आज़ादी के बाद से आज तक जब भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, कई प्रकार की पॉलिसीज़ चलाई हैं, योजनाएं चलाई हैं। और इन योजनाओं का उद्देश्य होता है लोक कल्याण, जन कल्याण। और हमारे देश का संविधान भी यही कहता है कि हमारी देश की जो सरकार होगी वो जन कल्याण के कार्य करेगी। हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, तो सरकार इसको चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रखती है। योजना को अगर उसे चलाना है तो पैसा चाहिए, और हमने ये सारी बातें तो ऑलरेडी देखी हुई हैं कि अगर उसको पैसा चाहिए तो उसको टैक्स से तो पैसा मिलता है, टैक्स कलेक्शन से, और टैक्स कलेक्शन तो हमारे यहाँ काफ़ी लिमिटेड है। तो उसके बदले में हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, सिक्योरिटी पेपर इशू करती थी और उसके द्वारा अर्निंग करती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर देती थी RBI को, फिर RBI उस अपने ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से उसको सेल करती थी, और फर्दर उससे क्या होता था, सरकार को पैसा मिल जाता है और सरकार अपनी योजनाएं चलाती है। तब अगर आप इस चीज़ को देखिए कि मान लीजिए ये हो गए गवर्नमेंट हो गई हमारी, ठीक, और ये हो गई हमारी RBI। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने इनको दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर, RBI ने इनको दिया पैसा। तो RBI का क्या हुआ, एसेट्स बढ़ गया। हमने देखा था RBI की जो बैलेंस शीट वगैरह हमने देखी थी, तो उनके एसेट साइड में हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं। गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी जब दे दी तो उनका एसेट क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। और इसी तरीके से जब इन्होंने पैसा दिया सरकार को, तो सरकार ने उससे क्या किया, योजना चलाया। इससे योजना चलाने से क्या हुआ, अल्टीमेटली पैसा किसके पास पहुंचा, आपके पास, हमारे पास, पब्लिक के पास पहुंचा। मतलब पब्लिक के पास पैसा बढ़ गया। ठीक, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहुंची RBI के पास, RBI ने दिया पैसा सरकार को, और सरकार ने फिर चलाई पॉलिसीज़, योजनाएं, स्कीम्स, और उसके बाद में पब्लिक के पास पैसा पहुंचा। मतलब पब्लिक के पास भी पैसा आ गया। तो एक तरफ अगर आप रखें RBI को और दूसरी तरफ रखें आप पब्लिक को, तो RBI का तो एसेट बढ़ रहा है,
साथ ही साथ पब्लिक के पास पैसा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिवली क्या होगा, M0 भी बढ़ेगा ना, M0 भी बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, हमने इन सब चीज़ों को देखा था, M3 भी बढ़ जाएगा। M0 भी बढ़ा और M3 भी बढ़ा, और रिलेटिवली क्या होगा, अगर M0 भी बढ़ रहा है, M3 भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है आरबीआई के थ्रू, तो उससे क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाता है। चलिए बढ़ जाने दीजिए, उसका लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा हमको वो देखना है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो है। अब देखिए, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या हुआ, बढ़ गया, तो पब्लिक के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो सामान को खरीदने की क्षमता भी तो उसकी बढ़ गई, गुड्स को खरीदने की उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी तो इंक्रीज़ कर गई। मतलब अब वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। मान लीजिए एक बाइक है, मान लीजिए एक बाइक ही हम ले लेते हैं सिंपल सा, तो पहले इस बाइक को ख़रीदने वाले सिर्फ 20 लोग ही थे जो इस बाइक को ख़रीद सकते थे, लेकिन पब्लिक के पास जब पैसा ज़्यादा पहुंच गया तो अब इस बाइक को 40 लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, 40 लोग खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि बाइक का जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही थी, पहले भी मान लीजिए 30 थी और आज भी 30 है, आज भी 30 है। जिस हिसाब से पब्लिक के पास पैसा बढ़ा उसी हिसाब से इसकी सप्लाई नहीं बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी। तो होगा क्या, अब मान लीजिए पहले तो 30 बाइक थी और परचेसिंग करने वाले कितने लोग थे, 20 पर्सन्स थे, रेट नॉर्मल रहा। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाइक हमारी कितनी रही, 30 बाइक रही और परचेसिंग करने वाले 40 लोग हो गए। मतलब 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करने लगेंगे कि नहीं। जैसा होता है कि भाई हमको दे दो, हम ज़्यादा पैसा देंगे, तो सेम यही चीज़ होता है। जैसे ही अगर पब्लिक के पास में पैसा बढ़ता है, मनी इंक्रीज़ करता है, और अगर उनके पास में गुड्स की क्वांटिटी मार्केट में नहीं इंक्रीज़ करे, गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं करके बराबर रहे या डिक्रीज़ कर जाए, तो क्या होगा, इससे सामान की कीमतों में इंक्रीज़ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और ये कंडीशन कही जाती है इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। ये कंडीशन क्या कही जाती है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की। तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आ जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और अब आरबीआई का ये काम होता है कि इस इन्फ्लेशन को, बढ़ी हुई महंगाई की दर को, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करे। और ना सिर्फ आरबीआई का, सरकार का भी ये कार्य होता है कि इसको कंट्रोल करे। उसके अपने अलग टूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे। सरकार के जो टूल्स हैं उसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आरबीआई के जो टूल होते हैं इसको कंट्रोल करने के, वो होता है क्वांटिटेटिव टूल एक तो होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। 2 टाइप के ये टूल्स हैं जिसका प्रयोग आरबीआई करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। और इसके द्वारा वो क्या करती है, वो प्रयास करती है कि जो बढ़ी हुई महंगाई है, जो बढ़ी हुई मुद्रास्फीति है, उसको नियंत्रित किया जा सके। अब आगे हम देखेंगे कि ये क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल जो होते हैं, इसमें क्या क्या बातें होती हैं। जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं इनको सामान्यतः जनरल टूल भी कहा जाता है। और इसमें जो जो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR, बैंक रेट्स, रेपो रेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी, ये आती हैं क्वांटिटेटिव में। इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। 4 दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछा जाए इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है, या हो सकता है पूछ लिया जाए कौन सा क्वालिटेटिव है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सा किस टाइप में पड़ेगा, किस तरफ पड़ रहा है, कौन से कॉलम में, किस साइड में। ठीक, वहीं पे अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो इसमें मोरल एक्शन आ जाता है। कई बार मोरली कहा जाता है। इन सब चीज़ों को अभी डिटेल में देखेंगे। आरबीआई मोरली कहती है बैंकों से, भैया अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करो। LTV है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव में आती हैं, इनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ तक की बातें तो हो गई हमारी कि आखिर इन्फ्लेशन कैसे आता है और आरबीआई के पास कौन से टूल हैं।
लेकिन सिर्फ नाम जानने से तो काफ़ी होगा नहीं, हमें अंदर की चीज़ें जाननी पड़ेंगी, आखिर क्या होती हैं ये। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, इन अंदर की चीज़ों को जानना और ये प्रयास करना कि क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे ये कैलकुलेट की जाती हैं, कौन से ऐड के द्वारा आती हैं, ये सारी चीज़ों को हम विस्तार में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इन क्वांटिटेटिव टूल्स के द्वारा। देखिए, जब हम क्वांटिटेटिव टूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा एक वर्ड, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी मतलब NDTL। सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये है बैंक, ठीक है, और ये हैं आप गए बैंक के पास, पैसा जमा किए, आपने 5,000 रुपये जमा कर दिए। कुछ दिन बाद गए आप 2,000 निकाल लिए, फिर कुछ दिन बाद गए 1,000 और जमा कर दिया, फिर कुछ दिन बाद गए 3,000 निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से आपके जैसे कई हज़ारों करोड़ों लाखों लोग होते हैं जो पर डे बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, और कुछ लोग पैसा निकालते हैं। कुछ मतलब बैंक में कुछ डिपॉजिट्स आते हैं तो कुछ बैंक से पैसे निकाले भी जाते हैं। मतलब इस तरीके से फंक्शनिंग बैंक की चलती रहती है। तो अगर हम पूरे एक सप्ताह को देखें तो फ्राइडे का जब दिन आता है, कौन सा दिन, फ्राइडे का, और फ्राइडे का जब दिन आता है तो आप जानते हैं शनिवार रविवार नॉर्मली क्लोजिंग डे माना जाता है। तो फ्राइडे को शाम के 5 बजे, मतलब जब बैंक बंद हो रहा हो, शाम के 5 बजे बैंकों के पास में जितना भी टाइम डिपॉजिट है, क्या है, टाइम डिपॉजिट, और जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जितना भी टाइम डिपॉजिट है और जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, जब उन दोनों का नेट सम हम कर देते हैं, उसको हम कहते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। मतलब लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं और निकालते भी हैं, उसमें से कुछ पैसा डिमांड डिपॉजिट होता है तो कुछ टाइम डिपॉजिट होता है, ये हम देख ही चुके हैं। तो फ्राइडे के अंत में बैंक के पास जितना भी पैसा बचेगा, मतलब चाहे वो डिमांड डिपॉजिट में जमा किया गया हो, चाहे डिमांड टाइम डिपॉजिट में जमा किया गया हो, चाहे उन दोनों में से किसी में से भी निकला हो, उसका जब हम नेट वैल्यू देखते हैं, फाइनल सम देखते हैं, तो वो होता है NDTL। अब इसको कैलकुलेट किस लिए करते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत मिलने वाला है। अब हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं। अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की जैसे बात करते हैं तो हमने कैश रिजर्व रेशियो के बारे में क्या बातें की थी, हमने देखा था कि कैश रिजर्व रेशियो में सर्टेन परसेंटेज जो होता है, बैंक को RBI कहता है कि आप इसको अपने पास रखेंगे, इसको कहीं पे भी आप खर्च नहीं कर सकते हैं, ना लोन दे सकते हैं, ना निवेश करवा सकते हैं, ना इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। मतलब वो पैसा आपको कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला है, ठीक है, वो सिर्फ एज अ रिजर्व मनी रहेगा। लेकिन वो प्रतिशत कितना होगा, लेकिन वो परसेंटेज कितना होगा, इस परसेंटेज को NDTL के अनुसार निकाला जाता है। बैंक के पास जितना भी NDTL होता है उसका RBI सर्टेन परसेंटेज रखने के लिए कहता है। मतलब मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति बैंक के पास में फ्राइडे को बची हुई है और RBI ने कहा कि आपका जो है रेट क्या है CRR का, वो 10% है। तो जो ये 10 करोड़ की संपत्ति है, इस 10 करोड़ का 10% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होगा, जिसको ना वो लोन में दे सकते हैं, ना वो इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसे लोन भी नहीं दे सकते, इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, बस बैठे रहना है लेके, तो उससे क्या कोई प्रॉफिट अर्न होगा? मतलब इससे कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया जा सकता। तो ये बात होती है CRR की। CRR सर्टेन परसेंटेज RBI जो बैंक को रखने के लिए कहता है, परसेंटेज कितना NDTL का होता है। NDTL फ्राइडे को जितना बचा नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई CRR की। SLR में आ जाते हैं। RBI NDTL का सर्टेन परसेंट लिक्विड फॉर्म में भी रखने के लिए कहता है। यहाँ पर तो मान लीजिए क्या किसी भी फॉर्म में रख सकता था, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या ना हो। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म कौन सी होती है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे उन जो कैश में तुरंत बदले जा सके वही आते हैं। तो अगर RBI सर्टेन परसेंट लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए बैंक्स को कहता है तो उसको ही SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, तरल फॉर्म में रखना पड़ता है बैंक को, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट ये सिक्योरिटीज़ हो गई, ट्रेजरी सिक्योरिटी या रेपुटेटेड जो कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स हो गए, पीएसयू के बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें रखते हैं। और इसमें से आप जानते हैं कि गोल्ड जो होते हैं और सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, इसके थ्रू जो बैंक्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सीआरआर में तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, बट एसएलआर में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते, किसके थ्रू, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट पॉइंट आता है सीआरआर का कि ये टोटल डिमांड लायबिलिटी पर कैलकुलेट होता है और एसएलआर जो होता है एनडीटीएल पर काउंट करता है, बट इसके बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ना कभी पूछा गया है ना पूछा जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न उठता है कि आखिर भैया ये सीआरआर और एसएलआर ये हम कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, किस वजह से इनका मेजरमेंट हो रहा है, ये बताइए आप। ठीक है, कुछ तो पर्पज़ होगा। तो देखिए, एक तो हमने सीआरआर से क्या देख लिया कि मनी मल्टीप्लायर में सहायता करता है। ठीक, सीआरआर से क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बैंक में मान लीजिए आप 10,000 रुपये हैं और उसने पूरे के पूरे 10,000 रुपये क्या किया, लोन में दे दिया, तो क्या हो गया, अगले दिन अगर कोई और उससे फर्दर लोन लेने के लिए आ गया या फिर कोई ऐसा आ गया जिसको अपना पैसा वापस जाने चाहिए और उसके पास पैसा ही नहीं हो, तो क्या देगा भैया उसको। तो ऐसी परिस्थिति से तो बचना होगा ना, बैंक रन वाली परिस्थिति से तो बचना होगा जहाँ पे एकदम से भीड़ लग जाए कि हम नहीं भैया मेरा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। एक दो बार इस तरह की परिस्थितियाँ हो भी चुकी हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक्स के लिए एक तरह से ये बफर का कार्य करती हैं, कितना अमाउंट उनके पास में है और बुरी परिस्थिति अगर आती है तो ये उनके पास में रिजर्व अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ ये इन्फ्लेशन से लड़ने में तो मदद करता ही करता है। तो इनका सिग्निफिकेंस यही तीनों है। ठीक है, और इन दोनों को सीआरआर और एसएलआर को कलेक्टिवली हम स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एक्ट से कैलकुलेट होते हैं। अगर सीआरआर की बात करें तो ये आरबीआई एक्ट 1934 से एक्ट मैंडेट होता है, जबकि एसएलआर की बात करते हैं तो ये आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 से रेगुलेट होता है, मैंडेट होता है। इसी वजह से इनको वैधानिक रिजर्व रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक्ट के माध्यम से मैंडेट होते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। अब देखिए, ये किस तरीके से हमने कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, कैसे करते हैं उसको हमें जानना होगा। देखिए, मान लीजिए ये बैंक है, बैंक का मैनेजर है, बैठा हुआ है, और ये आप हैं, आपको चाहिए पैसा। आप गए इनके पास में, इन्होंने कहा भैया हम आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे बस आपको पैसा दे देंगे। आपने सोचा कि चलो भैया बहुत सस्ता मिल रहा है लोन, तुरंत आप पैसा ले लोगे। और जैसे ही आपके पास पैसा आया, आप जाओगे भैया, बाइक भी ले लेते हैं, लैपटॉप भी ले लेते हैं, और जो सोफ़ा सेट भी ले लेते हैं, जितना भी सामान चाहिए आप ले लोगे। मतलब आपके पास पैसा जैसे ही आया, आपने पैसा को खर्च करना शुरू किया, आपके अंदर सामान को ख़रीदने की क्षमता आ गई। और हुआ क्या कि यहाँ पे इन सब की प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी ही नहीं। तो ऐसे ही आपके जैसे कई लोग अगर आ गए, सबके अंदर क्षमता आ गई, ये प्रोडक्शन बढ़ा नहीं तो इन्फ्लेशन आ गई। अब क्या किया जाए, अब इसको कंट्रोल अगर करना है तो इसको एक ही तरीका है कि ये जो सस्ता सा लोन था इसको महंगा बना दिया जाए। जब महंगा हो जाएगा, मान लीजिए जो 5% का इंटरेस्ट रेट लग रहा था उसको 10% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाए। तो जब आप जाओगे तो बैंक मैनेजर कहेगा 10% में देंगे हम, 5% में नहीं दे पाएंगे। तो अगर 20 लोग गए हैं तो 10 लोग उसमें से अपनी थोड़ी सी नाक मुँह सिकोड़ेंगे, कहेंगे बड़ा महंगा पड़ रहा है, नहीं ले पाएंगे। तो 10 लोग उसमें से वापस आ जाएंगे। मतलब जो पहले 20 के 20 लोग ले रहे थे, अब उसमें से 10 ही लोग ले पाए। मतलब मार्केट में क्या हुआ, पैसे की सप्लाई कम हो गई। और इसके लिए किया क्या गया, ये जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ा दिया गया, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो बैंक से लोन लेने वालों की संख्या जो थी वो कम हो गई। जब संख्या कम हो गई तो बाज़ार में पैसा कम हो गया। जब बाज़ार में पैसा कम हो गया तो डिमांड और सप्लाई जो थी उसमें फिर से न्यूट्रलिटी आ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो हमारी कंट्रोल में आ गई। तो
अब ये बात ये उठती है कि ये ब्याज आखिर बैंक बढ़ाएगा क्यों? उसको तो प्रॉफिट कमाना है, बैंक तो एक तरह से कंपनी है, उसको तो पैसा कमाना है, वो एकदम से तो काहे ब्याज अपना घटाएगा बढ़ाएगा। तो इसी को मेजर कंट्रोल करता है, मैनेज करता है आरबीआई, ऊपर में चाबुक लेके बैठा हुआ है। जैसे ही देखता है कि हमको अभी प्रेजेंट में हमको 2 to 6% का इन्फ्लेशन रेट जैसे हमको रखना है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो निर्धारित है, तो जैसे ही आरबीआई देखता है कि इससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो तुरंत वो अपना चाबुक चला देता है। और वो क्या करता है, या तो लोन को महंगा कर देता है या सस्ता कर देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जब लोन को महंगा कर दिया जाए, मेक लोन एक्सपेंसिव, ठीक है, ऐसा इसलिए करता है, क्या करता था, कंजम्पशन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि घटा दिया जाए जिससे कि लोगों के पास कम पैसा रह जाए। तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई घट जाएगी। और इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, टाइट पॉलिसी, डियर पॉलिसी, नाम याद रखिएगा, हॉकिश पॉलिसी, कंट्राडिक्शनरी पॉलिसी, और ये मनी पॉलिसी कम, इनको यही नाम दिया जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है टाइट पॉलिसी में क्या होता है, डियर पॉलिसी में क्या होता है, हॉकिश पॉलिसी में क्या होता है। तो इसमें लोन को महंगा कर दिया जाता है, टाइट कर दिया, मतलब अब इतना निचोड़, आप एकदम से पैसा नहीं ले सकते, इतना टाइट कर दिया कि आप पैसा लेने से पहले 10 बार सोचोगे, ठीक है। वहीं अगर डिफ्लेशन आ जाए तो जस्ट इसका रिवर्स केसेस हो जाता है, वहाँ पे लोन को सस्ता कर दिया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि सस्ता कर दिया जाता है, इस तरह से क्या होता है कि लोग ज़्यादा लोन ले लेते हैं। तो ज़्यादा जब लोन लेते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा खरीदारी की क्षमता आ जाती है। जैसे लास्ट ईयर से हम क्या देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हमारे देश की, जो कोरोना के पहले भी अगर हम देखें, कोरोना तो बात की चीज़ है, तो हमारे देश में क्या अर्थव्यवस्था हमारी गिरती चली जा रही थी, लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार सब सस्ता किए पड़े, लोन ये सस्ता, रेपो रेट सस्ता, वो सस्ता, जिससे उसका अल्टीमेट एम क्या था, अल्टीमेट उसका एम यही था कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे ना सामान खरीदेंगे, जब सामान खरीदेंगे तभी तो आखिर गाड़ी पटरी पर आएगी। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ रही, लोग खरीदारी बंद कर दे रहे हैं, हमारा सप्लाई तो ज़्यादा हो गया लेकिन लोग खरीदने वाले कम हो गए। आप देखिए उस समय क्या हो रहा था कि मारुति की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, टाटा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आ रही थी। तो उस समय क्या किया गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को दिया पैसा, उसके बाद में अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके की कंडीशन लगाई कि लोन सस्ते हो सके, जिससे कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाए। और इस तरीके की जो पॉलिसी होती है, चीप डोविश इजी एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी कही जाती है। ये डिफ्लेशन के लिए होती है, जिसमें क्या होता है, लोन को सस्ता किया जाता है। तो ये इस तरीके से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, या तो लोन को सस्ता करता है या तो महंगा करता है। अब कैसे इसको करता है, किन किन टूल्स के द्वारा करता है, हमने जो जो नाम देखे थे, सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब चीज़ों को अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल, आपका ही चैनल और पॉपुलर हो सके और लोगों तक पहुंच सके। और जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरी डिटेलिंग के साथ, जैसा कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में दिया जाता है, वैसा ही आपको बिना किसी शुल्क के घर बैठे दिया जा सके, उसमें हमको सफलता मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। थैंक यू।